मूवी की शुरुआत में हमें मंगोलिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर रखा था, जिसे बचाने के लिए रिचर्ड नाम का मर्सनरी आ जाता है, जो यहाँ पर मौजूद दो गार्ड्स को पीट पाट कर लड़के को फ्री करा देता है। मगर ये लोग भाग पाते उससे पहले ही बाकी गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो रिचर्ड उस लड़के को विंडो से बाहर फेंक देता है। साथ ही वो भी बैड गाइज को पीट पाट कर विंडो से बाहर कूद जाता है, जहाँ पर एक कचरे का ट्रक मौजूद था, जिसे लेकर ये लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पेरिस का एक दिन पुराना सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था, तो पुलिस वाले उसकी कार का पीछा करने लगते हैं, जिससे इनके बीच में तगड़ी कार चेस चालू हो जाती है, जहां इन्हें गाड़ी भगाते भगाते शाम हो जाती है। तो आर्ची रोड साइड पर हल्का होने लगता है, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है। मगर इस लड़के के सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर पुलिस वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इस लड़के को फ्रांस में फुल इम्यूनिटी मिली हुई है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। तो मजबूर होकर पुलिस वाले इस लड़के को जाने देते हैं, जिसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं होता है। जिसके बाद हमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स नाम का बंदा काम करता था, जिसे मिनिस्ट्री में हो रहे करप्शन के बारे में पता चल चुका था। तो वो ये बात अपने बड़ी पॉल को बता देता है। मिनिस्ट्री कई साल से एक एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रही है, जो कि इनफैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी टैक्स पेयर की खून पसीने की कमाई किसी फ्रॉड के अकाउंट में जा रही है। तो इस बात पर पॉल उसे वार्न कर देता है कि ये हाई लेवल स्टाफ हमारे से ऊपर का है, तो बेहतर होगा तुम किसी की दुकान में उंगली मत करो। जिस बात पर एलेक्स ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इस बंदे को तो जनता के लिए इंसाफ चाहिए था, जो मिनिस्ट्री का सिस्टम यूज करके पता लगा लेता है कि ये सारा पैसा आर्चिबाल्ड नाम के लड़के के लिए जा रहा था, जो बात एलेक्स को पसंद नहीं आती है। तो वो कंप्यूटर में उंगली कर आकर आर्चिबाल्ड की सैलरी को खत्म कर देता है, जिससे आर्चिबाल्ड की फुल इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है। तो ये देखकर एलेक्स काफी ज्यादा कंफ्यूज था, आखिर ये आर्ची कौन है जिसे इतने पैसों के साथ साथ फुल इम्यूनिटी मिली हुई थी। मगर स्टूचियो को जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि उसकी वजह से कई इनोसेंट लोग फंसने वाले थे। जिसके बाद हमें आर्ची नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त मोमो के साथ पैसे निकालने आया हुआ था, मगर इम्यूनिटी के खत्म होते ही उसके सभी क्रेडिट कार्ड्स को ऑफ कर दिया गया था। जिस बात पर आर्ची काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो वो खराब मूड से घर लौट आता है, जहां उसका पिता फ्रेडी उसकी क्लास लगाने लगता है। तो आर्ची फ्रेडी को रिवील कर देता है कि न जाने क्यों इस महीने के पैसे नहीं आए हैं, साथ ही मेरे क्रेडिट कार्ड्स को भी बंद कर दिया गया है। तो ये सुनकर फ्रेडी अलर्ट हो जाता है, जो जल्दी से किसी को कॉल करके कोड वर्ड्स बोल देता है। साथ ही वो आर्ची को घर से भगाने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर से भागना होगा, क्योंकि तुम्हारी फुल इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। साथ ही पुलिस वाले तुम्हें पकड़ने आने वाले होंगे। जिस बात पर आर्ची काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने आज तक तो कोई भी क्राइम नहीं किया था, तो आखिर पुलिस वाले उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं। मगर तभी फ्रेडी को दो एजेंट्स आते हुए दिखाई दे जाते, तो वह फोर्सफुली आर्ची को विंडो से बाहर भगा देता है और वो खुद फाइट बैक के लिए रेडी हो जाता है। मगर वो एजेंट्स घर में आकर फ्रेडी को आसानी से ठिकाने लगा देते हैं। साथ ही वो पूरे घर में आर्ची को ढूंढना चालू कर देते हैं। मगर अब तक आर्ची तो यहाँ से भाग चुका था, जिसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा दूर जाते ही पुलिस वाले उसे घेरना चालू कर देते हैं, जिन्हें देखकर आर्ची की पूरी तरह से फट जाती है। वहीं रिचर्ड ने मूवी की स्टार्टिंग वाले लड़के को बचाकर उसके बाप तक पहुंचा दिया था। तो ये बंदा रिचर्ड का काफी ज्यादा शुक्रगुजार है, जो रिचर्ड को डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है। पर तभी रिचर्ड को फ्रेडी का मैसेज आ जाता है, जिसके हिसाब से आर्ची खतरे में पड़ चुका है। तो ये सब देखकर रिचर्ड भी सीरियस हो जाता है। वेल इनफैक्ट रिचर्ड आर्ची का फादर है। जल्द ही आर्ची के अरेस्ट की न्यूज पेरिस की सीक्रेट सर्विस तक पहुंच जाती है, जिसका कमांडर जोआर्ड ये सब जानकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो आर्ची के थ्रू रिचर्ड तक पहुंचना चाहता था।
वेल ऑब्वियसली जॉर्ड रिचर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो वो रिचर्ड तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं पॉल एलेक्स को अच्छे से सुना रहा था कि तुमने बिना वजह आर्ची की फाइल में उंगली करके काफी बड़ा पंगा खड़ा कर दिया है, जिसके चलते हम दोनों की नौकरियां भी जा सकती हैं। मगर एलेक्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमें पॉल की बातों से एहसास हो जाता है कि इस बंदे के मोटिव्स कुछ सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर सिवर ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली थी, जहां पर जनरल ह्यूगो और कमांडर जो भी मौजूद थे। तो ह्यूगो रिचर्ड की तारीफें करने लगता है कि रिचर्ड अकेला ही 100 पे भारी पड़ सकता है, जो कि हमारा टॉप क्लास एजेंट हुआ करता था, मगर 25 साल पहले उसे गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया था, जिस पर मिनिस्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तो कमांडर जो उसे क्लियर कर देता है कि 25 साल पहले रिचर्ड को सूडान में मिशन के लिए भेजा गया था, मगर वहां पर रिचर्ड बुरी तरह से फंस चुका था। तो गवर्नमेंट ने बिना हिचकिचाहट रिचर्ड को अबेंडन कर दिया था। मगर न जाने इस बात की न्यूज कैसे भी रिचर्ड की वाइफ फराह तक पहुंच गई थी, जो हमारे ऑफिस में आकर हंगामा काटने लगी थी। तो मजबूर होकर हमें रिचर्ड से कांटेक्ट करना पड़ा था, जिसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उसकी वाइफ फराह की सभी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए और बदले में रिचर्ड हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ऑब्वियसली सीक्रेट सर्विस इस डर्टी मिशन को राज रखना चाहती थी, तो वो लोग इस डील के लिए राजी हो जाते हैं, जहां फराह एजेंसी को अपनी 2 कंडीशंस बता देती है कि मेरे बेटे आर्चीबॉल्ड को पूरी लाइफ बिना टेंशन के सैलरी मिलनी चाहिए, साथ ही आर्चीबॉल्ड को फुल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाए। जिस बात पर कमांडर जॉर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो तो रिचर्ड से काफी ज्यादा नफरत करता था, तो वो इस डील के लिए साफ इनकार कर देता है। मगर मिस्टर प्रेसिडेंट इस डील को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। वही प्रेजेंट में जॉर्ड काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि रिचर्ड के बेटे की इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, जो अब आर्ची का यूज करके रिचर्ड को बाहर लाना चाहता है। वही रिचर्ड अब तक पेरिस में एंटर कर चुका था, जिससे मिलने के लिए मैरी नाम की लेडी आ जाती है, जो कि 25 साल पहले रिचर्ड की हैंडलर हुआ करती थी। तो रिचर्ड उससे रिसेंट इवेंट्स की जानकारी लेने लगता है, तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि कमांडर जॉर्ड अभी भी सीक्रेट एजेंसी का बॉस है, जो आर्ची के थ्रू तुम्हें पकड़ना चाहता है। जिस बात पर रिचर्ड ध्यान नहीं देता है, तो मैरी उसे क्लियर कर देती है कि इस सब पंगे की जड़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जिसके एक एम्प्लॉई ने आर्ची की फाइल्स में छेड़छाड़ कर दी थी। तो सारी जानकारी लेने के बाद रिचर्ड आर्ची के घर चला जाता है, पर तभी दलाइला नाम की लेडी यहाँ पर आ जाती है, जो कि आर्ची की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो इन दोनों के बीच जल्दी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही आर्ची की इनोसेंस को प्रूव करना चाहते थे। और इस समय इन्हें फ्रेडी का सीक्रेट बेस मिल जाता है, जिसे देखकर दलाइला काफी ज्यादा शॉक थी। तो रिचर्ड उसे क्लियर कर देता है कि मैं और फ्रेडी पहले सीक्रेट एजेंट्स हुआ करते थे, मगर किसी वजह से मजबूर होकर मुझे आर्ची से दूर जाना पड़ा था। जिसके बाद वो लोग फ्रेडी का सर्वेलेंस सिस्टम चेक करने लगते हैं, जहां उन्हें 2 सीक्रेट एजेंट्स नजर आ जाते हैं, जो घर के बाहर एक डिवाइस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे घर की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाती हैं। तो ये देखकर रिचर्ड को एहसास हो जाता है कि दोनों सीक्रेट एजेंट्स बिग मैक नाम की डिवाइस को यूज कर रहे हैं, जिसे मिलिट्री ने 1990 में बनाया था, और इसका यूज करके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फोर्सफुली बंद किया जा सकता है। मगर अब रिचर्ड को पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसी डिवाइस इन लोगों के हाथ कैसे लग गई है। जिस बात का पता लगाने के लिए रिचर्ड अपनी फ्रेंड मैरी के पास चला जाता है, जो रिचर्ड को इन्फॉर्म कर देती है कि जिन एजेंट्स ने फ्रेडी का खून किया है वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए काम करते हैं। जिस बात पर रिचर्ड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मिनिस्ट्री उसके बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है। जिस पर मैरी रिचर्ड को क्लियर कर देती है कि तुम्हारे बेटे आर्ची के नाम पर काफी सारे चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें चोरी, लूटपाट, ड्रग्स, आर्म्स डील्स सब कुछ शामिल हैं। तो ये सब जानकर रिचर्ड को भी एहसास हो जाता है कि किसी ने आर्ची का इम्यूनिटी कार्ड चुरा लिया है, जिसका यूज करके उसने आर्ची की फेक आइडेंटिटी को एज्यूम कर लिया है, और वही बंदा आर्ची के नाम पर सभी क्राइम्स को कर रहा था। यानी बेचारे आर्ची को किसी और के गुनाहों की सजा मिलने वाली है। वहीं पुलिस वाले आर्ची को अच्छे से इंटेरोगेट करने लगते हैं। साथ ही वो लोग फ्रेडी की मौत का इल्जाम भी आर्ची के ऊपर डाल देते हैं, जो बात आर्ची से सहन नहीं हो पाती। जिसके बाद हमें वो फेक आर्ची
दिखाया जाता है जो रियल आर्ची की पहचान यूज करके सभी क्राइम्स को करता था। इन सरप्राइजिंगली इस आर्ची का पार्टनर और कोई नहीं, वो पॉल था, जिसने अपनी अथॉरिटी का यूज करके इस बंदे को आर्ची की आइडेंटिटी दिला दी थी। और अब ये बंदा पॉल पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि मिनिस्ट्री ने बिना वजह आर्ची की दुकान में उंगली कर दी है, यानी अब वो देश में अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो पॉल उसे क्लियर कर देता है कि आर्ची का रियल फादर देश में आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है। बेहतर होगा तुम अपने देश लौट जाओ, जिस पर सिमियन नाम का बंदा पूरी तरह से भड़क जाता है, जो पॉल को वार्न कर देता है कि मैं इस देश में सिर्फ और सिर्फ बिग मैक को खरीदने आया हुआ हूँ, तो मैं डील को पूरा होने से पहले कहीं भी नहीं जाने वाला। वहीं कमांडर जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आर्ची को एक टाइट सिक्योरिटी प्रिजन भेजने लगता है, मगर इस बात का पता रिचर्ड को भी लग चुका था, जो बड़ी आसानी से इन्हें बेवकूफ बनाकर आर्ची को रेस्क्यू कर लेता है। मगर वो लोग भाग पाते उससे पहले ही पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं, जो इनकी कार को चेज करना चालू कर देते हैं, जिनसे ये जैसे तैसे करके पीछा छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग फ्रेडी के घर लौट आते हैं, जहाँ सीक्रेट रूम को देखकर आर्ची काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि फ्रेडी पहले एक एजेंट हुआ करता था। वहीं सीक्रेट सर्विस ने मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय एलेक्स को कैप्चर कर लिया था, जो उसे अच्छे से इंटरोगेट करने लगते हैं, जिस पर एलेक्स उन्हें क्लियर कर देता है कि मैं तो बस देश का पैसा बचाना चाहता था, जिस बात पर मिनिस्टर और कमांडर दोनों को भरोसा हो जाता है। मगर ज्वार्ड अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस बंदे का यूज करने वाला है, जो एलेक्स के पास जाकर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि तुमने अनइंटेंशनली एक टेररिस्ट की दुकान में उंगली कर दी है, जो अब बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे आने वाला है। तो बेहतर होगा तुम हमारी हेल्प करो, वरना तुम बहुत बुरी मौत मारे जाने वाले हो। तो एलेक्स इनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, मगर इनके सभी प्लान फेल हो जाते हैं, क्योंकि रिचर्ड बड़ी आसानी से एजेंट्स को चकमा देकर एलेक्स को कैप्चर कर लेता है, जो फिर एलेक्स को अच्छे से इंटरोगेट करने लगता है कि तुमने किसके कहने पर आर्ची की फाइल में उंगली की थी, साथ ही तुमने आर्ची को मरवाने के लिए अपने गुंडे क्यों भेजे थे। तो एलेक्स उसे क्लियर कर देता है कि मैं तो बस टैक्स पेयर का पैसा बचाना चाहता था, और रही बात आर्ची को मरवाने, मैंने किसी को भी हायर नहीं किया है। तो रिचर्ड उसे एक कार की फोटो दिखाने लगता है कि ये कार तुम्हारी है, और इसमें बैठे दो एजेंट्स ने मुझे और आर्ची को मारने की कोशिश की थी। तो ये देखकर एलेक्स काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि वो तो ये कार चलाता ही नहीं है, बल्कि इस कार को तो उसका दोस्त पॉल चलाता है, जिससे रिचर्ड को भी एहसास हो जाता है कि असली मास्टरमाइंड एलेक्स का बॉस पॉल है, जो कि आर्ची को खत्म करवाना चाहता है, जिसके लिए वो एलेक्स को पॉल के ऑफिस भेज देता है, जहां एलेक्स बड़ी चालाकी से एक बग को प्लांट कर देता है, जिसके थ्रू रिचर्ड पॉल की सभी बातों को सुन सकता था। तो उसे पता चल जाता है कि पॉल फेक आर्ची के साथ वेपन्स डील करना चाहता है, जहां पर वो लोग बिग मैक का सौदा करने वाले हैं। तो ये जानकर रिचर्ड काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि बिग मैक गलत हाथों में खतरनाक साबित हो सकता है। तो वो उस डील को रोकने की प्लानिंग करने लगता है, जिसके लिए वो एक पूल क्लीनर का वेश बनाकर पूल में चला जाता है, क्योंकि इस पूल में ही आर्म्स डील होने वाली थी। और जल्द ही उसे फेक आर्ची भी नजर आ जाता है, जिसका रियल नेम सिमियन नोवेक था। तो वो इस बंदे पर नजर रखने लगता है, मगर इनका प्लान तो तब फेल हो जाता है जब पॉल डील के लिए नहीं आता है, जिस बात पर सिमियन पूरी तरह से भड़क जाता है। वहीं आर्ची बड़ी चालाकी से सिमियन के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेता है, जहां पर उसे अपना फुल इम्यूनिटी कार्ड मिल जाता है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि सिमियन नोवेक तजाकिस्तान के राजा का बेटा है, जिसे तो फ्रांस में एंट्री मिलनी नहीं चाहिए थी। पर तभी यहाँ पर सिमियन की बॉडीगार्ड्स आ जाती हैं, जो आर्ची को छानबीन करता हुआ देखकर उसे बुरी तरह से पीटने लगती हैं। तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए रिचर्ड को यहाँ आना पड़ता है। तो रिचर्ड जैसे तैसे करके इन लेडीज को ठिकाने लगा देता है, पर तभी पॉल के भेजे गुंडे भी यहाँ आ जाते हैं, जिससे इनके बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जहां रिचर्ड इन्हें पीटने में भी कामयाब हो जाता है। पर तभी सिमियन यहाँ पर आ जाता है, जो इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तो इन्हें मजबूर होकर यहाँ से भागना पड़ता है, जिसके बाद ये लोग एलेक्स के हाइडआउट चले जाते हैं। साथ ही वो लोग पॉल और सिमियन को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, मगर इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि एलेक्स उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि सिमियन असल में तजाकिस्तान के राजा का बेटा है, जिसने फोर्सफुली अपने बेटे को वापस बुला लिया है। यानी अब पॉल और सिमियन के बीच कोई भी डील नहीं होने वाली है।
तो ये सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि अब वो लोग आर्ची की इनोसेंस को प्रूव नहीं कर सकते। और इसी समय एलेक्स से एक और गलती हो जाती है जो अनइंटेंशनली रिवील कर देता है कि रिचर्ड असल में आर्ची का पिता है। तो ये जानकर आर्ची काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि रिचर्ड शुरुआत से ही उसे धोखा दे रहा था। तो रिचर्ड उसे समझाने लगता है कि मुझे ये सब कुछ तुम्हारी जान बचाने के लिए करना पड़ा था, जिसके लिए आर्ची भी उसे माफ कर देता है। साथ ही वो रिचर्ड को एक फोन दे देता है कि लास्ट टाइम मैंने सिमियन का फोन चुरा लिया था। तो रिचर्ड सिमियन के फोन से पॉल को कॉल लगा देता है, जहां वो सिमियन की आवाज में पॉल से सौदा करने लगता है, जिसके लिए पॉल भी राजी हो जाता है। और फिर हमें तजाकिस्तान की एम्बेसी दिखाई जाती है, जहां पर बिग मैक की डील होने वाली थी। तो ये लोग वेटर्स का वेश बनाकर पार्टी में एंटर कर जाते हैं। साथ ही वो डील के लिए सेटअप तैयार करने लगते हैं, ताकि वो बड़ी आसानी से पॉल को बेवकूफ बना सकें, जिसमें ये लोग लगभग कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि पॉल ने दलाइला को बिग मैक बेच दिया था। पर तभी टीम का भंडा फूट जाता है। तो दलाइला पैसों और बिग मैक का ब्रीफकेस लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। और रही बात गुंडों की, उन्हें रिचर्ड धोने लगता है, जिससे इनके बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जहां ऑब्वियसली रिचर्ड बैड गाइज पे भारी पड़ने लगता है। तो सिचुएशन खराब होते देख पॉल यहाँ से भागना चाहता था, पर तभी यहाँ पर रिचर्ड की फ्रेंड मैरी आ जाती है, जो दलाइला और आर्ची के साथ पॉल को अरेस्ट कर लेती है। तो रिचर्ड उन्हें बाहर जाने के ऑर्डर्स दे देता है, इस बात से बेखबर कि उसकी असली दुश्मन तो मैरी थी, क्योंकि वो असल में पॉल की मदर है, यानी ये लेडी ही असली मास्टरमाइंड है। तो वो पॉल को आजाद करके आर्ची को चक्कू के पॉइंट पर ले लेती है, जिस बात का एहसास रिचर्ड को भी हो जाता है। तो वो मैरी से इस सब का रीजन पूछने लगता है। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मैं तुम्हारी तरह कोई लेजेंडरी एजेंट नहीं हूँ, मैं तो बस एक शानदार लाइफ जीना चाहती थी। तो पैसे कमाने के लिए मुझे बिग मैक चुराना पड़ा था, मगर अपने बायर सिमियन को कंट्री में लाने के लिए मुझे आइडेंटिटी की जरूरत थी। तो मैंने फ्रेडी को बेवकूफ बनाकर आर्ची का इम्यूनिटी कार्ड चुरा लिया था। तो ये जानकर आर्ची और रिचर्ड काफी ज्यादा दुखी थे, पर तभी यहाँ पर कमांडर जुआर्ड आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर मैरी कमांडर जुआर्ड को गोली मार देती है, क्योंकि वो कमांडर जुआर्ड की मौत का इल्जाम रिचर्ड पर लगाना चाहती है, ताकि रिचर्ड कैसे भी करके जिंदा फ्रांस से बाहर न निकल पाए। मगर जब लेडी पॉल को लेकर बाहर जा रही थी, तब रिचर्ड की टीम उसे घेर लेती है, और उसी समय जुआर्ड की स्ट्राइक फोर्स भी यहाँ आ जाती है, जो लोग रिचर्ड की टीम को अरेस्ट करने वाले थे। पर तभी यहाँ पर जुआर्ड आ जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था। तो मैरी को इतना शौक देकर जुआर्ड क्लियर कर देता है कि मैं हमेशा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन कर रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई है। और फिर वो मैरी और पॉल को अरेस्ट करवा देता है। साथ ही वो रिचर्ड का काफी शुक्रगुजार है, मगर तारीफ एक तरफ दुश्मनी एक तरफ होती है। तो जुआर्ड रिचर्ड को अरेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस बात का एहसास रिचर्ड को पहले से हो चुका था। तो वो बड़ी चालाकी से बिग मैक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, और इतना ही टाइम रिचर्ड को भागने के लिए काफी था। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।